उसॉप अपना अटैक यूज करने ही वाला होता है कि तभी वो पेंगुइन्स उसॉप पर हमला कर देते हैं और उनमें से एक चॉपर को भी मारकर नीचे गिरा देता है। और तभी एक हिप्पो नामी पर भी हमला करने ही वाला होता है कि तभी इनमें से तीसरा वाला पेंगुइन नामी को बचा लेता है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि ये क्या कर रहा है भाई। और पेंगुइन कहता है कि मैं नहीं जानता कि लड़की कौन है, पर मैं किसी को भी इसे मारने नहीं दूंगा, फिर चाहे इसके लिए मास्टर मुझे जान से ही क्यों ना मार दे। मैं इसे बचाने के लिए अपनी जान तक दे सकता हूँ। पर ये पेंगुइन है कौन और इसने हमारी हेल्प क्यों की चॉपर? दोस्तों अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये पक्का वही है। उसके लड़ने का तरीका। यहाँ पर हम पिरोना को देखते हैं जो कि स्ट्रॉ हेड पायरेट्स के शिप के पास आ जाती है। चलो अंदर चलकर देखते हैं, क्या पता इनकी शिप में कुछ बढ़िया मिल जाए। यहाँ पर हम जोरो को देखते हैं जो कि एक बॉक्स के अंदर होता है, बिल्कुल जैसे नामी, चॉपर और उसॉप पहले थे। आखिरी जगह है कौन सी, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। और तभी कोई जोरो को पकड़ लेता है। मौर्या ये सुनकर एक स्माइल करता है और एक रोशनी के साथ जोरो बेहोश हो जाता है और सांजी के पास जाकर गिर जाता है। यहाँ पर हम फ्रैंकी, रॉबिन और लूफी को देखते हैं जो कि अभी भी उन सभी ज़ोंबीज से फाइट कर रहे थे। ये सभी लोग इनकी बुरी तरह से पिटाई करते हैं पर इसका कोई भी फायदा नहीं होता है। और तभी पीछे से एक आवाज आती है और कोई बंदा 36 फोनिक्स का यूज करके लूफी पर हमला कर देता है। एक सेकंड, ये हमला तो ओए क्या तुम जोरो? अरे जोरो नहीं था। और तभी कोई पीछे से लूफी को पकड़ लेता है। यहाँ पर फ्रैंकी घिर चुका है बहुत सारे ज़ोंबीज से, पर तभी रॉबिन फ्रैंकी को बचा लेती है। फ्रैंकी अपने फायर वाले अटैक का यूज करके इन सभी ज़ोंबीज पर हमला कर देता है। पर ज़ोंबीज पूरी तैयारी के साथ आए थे, बाल्टी वाल्टी लेकर पूरी पानी की। शायद ये सभी लोग भी होली मना रहे हैं। और रॉबिन और फ्रैंकी भागकर यहाँ से जाने लगते हैं और तभी ऊपर एक बॉक्स में से इन्हें एक आवाज आती है, अरे ये जगह है कौन सी यार, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। रॉबिन इस बॉक्स के पास जाने लगते हैं लेकिन तभी एक अजीब सी बड़ी सी स्पाइडर इनके पास आ जाती है और इस स्पाइडर का नाम है टारारान। तुम्हारा एक और साथी चला गया, छोड़ दो जोरो को, अब तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। पर यहाँ पर ये सभी के सभी जानवर जिंदा हो जाते हैं और इस पेंगुइन से पूछते हैं कि आखिर ये नामी को क्यों बचा रहा है। और पेंगुइन कहता है कि एक ऐसी ताकत है जिसके सामने कोई भी नहीं टिक सकता है, ये है प्यार की ताकत। ओए उसॉप, ये भी ठरकी निकला, बिल्कुल सांजी की तरह। अबे और ठरकी पेंगुइन। ये सुनकर पेंगुइन को गुस्सा आ जाता है और उसॉप के एक जोरदार लात मार देता है। तभी एप्सिलॉन और लोला भी यहाँ पर आ जाते हैं। एप्सिलॉन तुम सिर्फ मेरे हो, अगर वो लड़की हमारे बीच में आई तो मैं उसे खत्म कर दूंगी। ये रहा मेरा हमला, ब्राइट हग। एप्सिलॉन प्लीज मेरे से शादी कर लो। मैंने कहा ना मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। अच्छा मजाक था। एप्सिलॉन इसे एक लात मार के दूर फेंक देता है और लोला नामी के सामने आ जाती है। बहुत बढ़िया, मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। क्या मैं? एक सेकंड, बहन जी मैं आपको नहीं जानती। बहुत हो गया तेरा, ज्यादा भोली मत बनने, समझी ना? तुम एप्सिलॉन को मुझसे नहीं छीन सकती। और नामी पर हमला कर देती है लेकिन तब ये पेंगुइन बीच में आकर नामी को बचा लेता है। लोला इस पेंगुइन को मारकर दूर फेंक देती है। अरे ओ पेंगुइन, अगर तुम चाहते तो इस औरत पर हमला कर सकते थे, पर पेंगुइन कहता है कि इस औरत पर हमला नहीं कर सकता। इसका एक असूल है, ये औरतों पर हमला नहीं करता है, चाहे फिर वो औरत इसे मार ही क्यों ना दे। अरे क्या बात है सर जी, आप तो कमाल के हो, तुमने इस जैसी एक जानवर को भी औरत मान लिया, क्या बात है। और तभी एप्सिलॉन नामी को लेकर यहाँ से जाने लगता है और तभी एप्सिलॉन इसे कहता है कि ये वही है जो कि उस दिन इसके साथ बाथरूम में था। तुम ही हो जो आगे चलकर मेरी दुल्हन बनेगी। मैं हूँ एप्सिलॉन। बकवास करना बंद करो, मैं तुम जैसे से कभी भी शादी नहीं करूंगी, समझ गए ना? नामी इस पर थंडर चार्ज का यूज करके हमला कर देती है। ये तीनों यहाँ से भागकर जाने लगते हैं और लोला भी इनका पीछा करने लगती है और सारे जानवर भी इनका पीछा करने लगते हैं। यहाँ पर नामी और ये सभी लोग भाग रहे होते हैं। तभी उस और चॉपर फिसल कर नीचे गिर जाते हैं लेकिन लोला इन्हें कुछ नहीं कहती और नामी के पीछे भागना शुरू कर देती है, जिसका मतलब है कि इसका टारगेट सिर्फ नामी है। अरे हम बच गए चॉपर। क्या बच गई? अरे हाँ, लेकिन नामी का क्या होगा? लोला नामी पर हमला कर देती है लेकिन उसॉप और चॉपर इसे रोक देते हैं। यहाँ पर हम रॉबिन और फ्रैंकी को देखते हैं जो कि टेररन के सामने थे। मैं समझ गया, लूफी के जैसे ही तुमने जोरो और सांजी को भी पकड़ लिया है ना? हाँ, तुम सही हो। तुम वही हो जिसने हमारी शिप के लिए उस जाल को बिछाया था। हाँ, सही कहा। और तभी वो ज़ोंबीज इनके पीछे आ जाते हैं और फ्रैंकी कॉप डिवाइन हमले का यूज करके पूरे के पूरे ब्रिज को ही तोड़ देता है और रॉबिन अपने डेविल फ्रूट की ताकत का यूज करके पंख बनाकर बच जाती है। ये पंख सिर्फ 5 सेकंड्स के लिए हैं। वो सारे ज़ोंबीज नीचे गिर जाते हैं लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से खड़े हो जाते हैं। तभी ऊपर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि ब्रूक की होती है जो कि ऊपर से नीचे गिर जाता है। और यहाँ पर लोला नामी को पकड़ लेती है। रुक जाओ, मैं कोई औरत नहीं हूँ, मैं एक आदमी हूँ। क्या तुम एक लड़का हो? ये सुनकर चॉपर हैरान हो जाता है। तुम सच में एक लड़का हो क्या? और तुम्हें सच बोलूं तो तुम और एप्सिलॉन एक साथ बहुत बढ़िया लगते हो। मैंने आज से पहले इतनी अच्छी जोड़ी किसी की नहीं देखी है। क्या सचमुच? तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। तुमने कहा कि हम दोनों की जोड़ी कमाल की है, रब ने बना दी जोड़ी। हाँ, तुम्हारा शुक्रिया। पर आखिर तुम हो कौन? अरे ये मैं हूँ, तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त नामिसू। अरे नामिसू, तेरा शुक्रिया। अरे ये क्या, नामी ने तो इसे वश में कर लिया है। और नामी कहती है कि जैसे ही एप्सिलॉन सोने जाएगा तो छुप कर उससे पेपर्स पर साइन करवा ले, मैरिज वाले। वैसे मेरा एक सवाल था, मैं खजाने के कमरे में कुछ भूल गई थी, मुझे वो वापस चाहिए था पर मैं रास्ता भूल चुकी हूँ। अरे बस इतनी सी बात। और बेचारा चॉपर डिप्रेशन में आ जाता है कि नामी शुरू से ही एक लड़का थी। बेचारा बोला चॉपर। तभी एप्सिलॉन यहाँ पर आने लगता है। नामी वो आ रहा है। क्या सच में उसॉप? लाला अभी तुम्हारी बारी है, जाओ जाकर अपने दिल की बात उससे कह दो। पर हाँ, चिंता मत करो, मैं कभी भी उससे शादी नहीं करने वाली। ठीक है नामिसू, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। और ऐसा बोलने के बाद लोला यहाँ से चली जाती है। दोस्तों चलो इस खजाने के कमरे में जाकर अपनी जान बचाते हैं। बकवास करना बंद कर दे नामी, तो एक धोखेबाज है ये भाई। नामी लालची एक नंबर की, इसे खजाने की पड़ी है। यहाँ पर हम लूफी को देखते हैं जो कि उसी बॉक्स के अंदर था जिसके अंदर पहले जोरो और सांजी थे। हेलो, कोई है क्या? मुझे इस बॉक्स से बाहर निकालो यार। ये जगह कौन सी है यार? और मैं हूँ कहाँ पे? और तभी लूफी सामने देखता है और उसके सामने था गैको मौर्या। और ये बंदा लूफी को देखकर एक स्माइल करता है। और यहाँ पर मौर्या और लूफी को देखते हैं। ओए बदबूदार से, तू आखिर है कौन? तो तुम ही हो मंकी लूफी? हाँ, तुमसे मिलकर खुशी हुई। क्या तुम वही तो नहीं हो गैको मौर्या? हाँ तुमने सही कहा, मेरा नाम है गैको मौर्या और मैं आशा करता हूँ कि तुम हमारे 908 ज़ॉम्बी के साथ अच्छे से पेश आओगे। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैं ही आगे चलकर किंग ऑफ पायरेट्स बनने वाला हूँ। और यहाँ पर नामी, चॉपर और उसॉप को देखते हैं
हैं। शायद हम बच चुके हैं। नामी नामी नीचे दिखती है और एप्सिलॉन इन्हें ढूंढ रहा होता है। दोस्तों जल्दी यहाँ से निकलो। और ये सभी लोग भागकर आगे चले जाते हैं। इधर इसके अंदर पर आखिर ये है क्या? क्या पता यार, लेकिन जो भी मिले उसमें छुप जाओ। और दरअसल ये कुमाशी होता है, एक और ज़ोंबी। क्या भी यहाँ पर कोई आया था? ओए कुमाशी, क्या तूने किसी पायलट को यहाँ पर देखा अभी? तभी पिरोना यहाँ पर आ जाती है। एप्सिलॉन, ये कमरा मेरा है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ, पेपे रोना सुनो, यहाँ पर कुछ अजीब हो रहा है। तुम्हारी आवाज कितनी गंदी है ना कुमाशी, चुप कर जाओ। तभी हिल्डन भी यहाँ पर आ जाता है। एप्सिलॉन सर जी, मुझे आपको एक बात बतानी थी। उन पायरेट्स के अलावा हमारे इस आइलैंड पर कोई और भी आ चुका है, वो है एक तलवारबाज। क्या? और यहाँ पर हम फ्रैंकी को देखते हैं। अरे ये चीज जो ऊपर से गिरी, ये थी क्या? कहीं ब्रूक तो नहीं था और ऊपर से र्यूमा ये सब कुछ देख रहा था। वो जो भी हो, आखिर वो गिरा कहाँ से? तभी टारारन अपने जाले का यूज करके इनके सामने आ जाता है। देखा, मैंने कहा था ना तुम मुझसे नहीं बच सके। ये स्पाइडर रॉबिन पर हमला कर देता है, पर रॉबिन अपने डेविल फ्रूट की ताकत का यूज करके इसकी आंखों को बंद कर देती है। और फ्रैंकी अपने हथियार का यूज करके इस स्पाइडर को बहुत जोर से मारता है, काफी सारे हमले करता है, जिसकी वजह से इस स्पाइडर की हालत खराब हो जाती है। और स्पाइडर ने फ्रैंकी के उस हथियार को अपने जाले में फंसा दिया। पर तभी फ्रैंकी विपर लेफ्ट का यूज करके टारारन पर हमला कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कुछ स्पाइडर्स ने रॉबिन को पकड़ लिया है। फ्रैंकी रॉबिन को बचाने के लिए आगे जाता है, पर फ्रैंकी भी पकड़ा जाता है। तुम स्पाइडर माउस से नहीं बच सकते। ये वही हैं जिन लोगों ने तुम्हारे सारे के सारे साथियों को पकड़ा है, वो भी बिना किसी आवाज किए। और तभी हम ब्रूक की आवाज को सुनते हैं, जो कि गाना गा रहा होता है। ब्रूक, हमारी मदद कर यार। तभी ब्रूक अपनी तलवार को निकालता है और स्पाइडर को बीच में से काट देता है। ये अटैक बिल्कुल र्यूमा की तरह था। ब्रूक संभल कर, वो एक ज़ोंबी है, वो इतनी आसानी से नहीं मरने वाला। मैंने तुम्हें कहीं तो देखा है, मुझे तुम्हारी शक्ल याद है, तुम हो कौन? तभी इस स्पाइडर के अंदर से एक काली सी चीज बाहर निकलने लगती है। ये चीज है एक शैडो, या कह सकते हैं एक आत्मा। और इसी के साथ ब्रूक इस अजीब से दिखने वाले स्पाइडर को हरा देता है। ये देखकर सभी ज़ोंबीज हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये बंदा वही है, वही तलवारबाज जो कि आज से 5 साल पहले थ्रिलर पार्क में आया था। और ये सभी लोग डर कर यहाँ से चले जाते हैं। और ब्रूक फ्रैंकी से कहता है कि अगर इस जाले पर आग से हमला किया जाएगा तो इससे निकल सकता है। फ्रैंकी ऐसा ही करता है और उस जाले से खुद को आजाद कर लेता है। अब इसके बाद ब्रूक इन सभी से कहता है, मैं नहीं जानता कि कहां से शुरुआत करूं, लेकिन अगर तुम्हारे सारे साथियों को उन लोगों ने पकड़ लिया है तो मुझे माफ करना, बहुत देर हो चुकी है, अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। ओए, क्या कहा तूने? बकवास बंद कर ले अपनी। अरे अरे, मेरे जैसे एक ईमानदार और सच्चे स्केलेटन पर चिल्लाओ मत यार। जब तुमने चिल्लाया तो मेरी स्किन काम गई। हाँ, एक सेकंड, मैं तो एक स्केलेटन हूँ, मेरी स्किन तो है ही नहीं। बहुत हो रहा है इसका, मैं इसे मार दूंगा ड्रामे से। फ्रैंकी शांत रहो, वो पहले ही मर चुका है। हाँ, तो जैसा कि मैंने तुम्हें अभी बताया, मेरी शैडो किसी ने चुरा ली थी। मैं भी तुम सभी की तरह इस आइलैंड पर बुलाया गया था 5 साल पहले फ्लोरियन ट्रायंगल से बचने के लिए। मैं इस जगह पर आया था। मैंने सोचा कि मुझे यहाँ पर कुछ जरूरत का सामान मिल सकता है। इसी आशा की उम्मीद में मैं आगे बढ़ गया, पर किसे पता था कि यहाँ पर आकर कुछ ऐसा हो जाएगा। आइलैंड पर जाते ही सारे के सारे ज़ोंबीज ब्रूक को पकड़ लेते हैं। ये सभी लोग इसे एक बिल्डिंग के अंदर लेकर चले गए। ब्रूक ने एक आदमी को देखा जिसे पकड़ा गया था, और एक ढकी हुई लाश जिसे मारियो कहते हैं। और तभी एक बड़ा सा दानव इसके सामने आ गया और उसने उस आदमी की शैडो को काट दिया। क्या उसने शैडो को काट दिया? पर कैसे? मेरी आंखों के ऊपर भरोसा करो। पर एक सेकंड, मेरी तो आंखें हैं ही नहीं। कैसा लगा? ये था एक स्कल जोक। बहुत हो गया तेरा, अब नहीं तो बचता। और फ्रैंकी इसके सर पर एक बॉल उगा देता है। मुझे माफ करना। हाँ, तो मैं कह रहा था, उस आदमी की शैडो लेने के बाद अगला नंबर मेरा ही था और पहले वाले आदमी की शैडो को निकालकर मारियो के अंदर डाल दिया गया था। तभी मैंने देखा कि वो मारियो जिंदा हो गया। एक सेकंड, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि उस बड़े से दानव ने उस शैडो को चुरा लिया और उसका यूज करके उसने मरे हुए लोगों को जिंदा कर दिया? हाँ, तुमने सही कहा। शैडो, या कहूँ कि आत्मा, तुम्हारे जीने से लेकर मरने तक हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। पर इस आइलैंड पर जो आदमी रहता है वो नहीं चाहता कि तुम्हारी शैडो तुम्हारे साथ रहे। वो तुम्हारी शैडो को बाहर निकाल कर अपना काम करना चाहता है। 7 वॉरलॉर्ड्स में से एक गेको मोरिया, एक शैडो डेविल फ्रूट यूजर। तो क्या तुम्हारी शैडो भी उसी आदमी ने चुराई थी? हाँ, तुमने सही कहा। ये गेको मोरिया यही काम करता है। अनजान लोगों को इस आइलैंड पर बुलाकर उनकी शैडोज को बाहर निकालकर मारियो के अंदर डाल देता है। और डॉक्टर हॉगबैक, वही इंसान, बहुत सारे मारियोस को बनाता है। उसके पास बहुत सारे मारियोस हैं, कुछ बहुत ही महान तलवारबाज और कुछ बहुत ही ज्यादा महान पायरेट्स। एक सेकंड, तुमने डॉक्टर हॉगबैक कहा क्या? वो कमाल का डॉक्टर जो कि दुनिया से गायब हो गया था। ज्यादातर लोग उसके बारे में नहीं जानते। एक इंसान की शैडो या सोल और एक मारियो, अगर तुम एक खतरनाक पर्सनैलिटी को किसी खतरनाक बॉडी के अंदर डाल दोगे तो तुम्हें मिलेगा एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक ज़ॉम्बी। मारियो चाहता है कि ऐसे ही खतरनाक पायरेट्स की शैडो और खतरनाक ज़ॉम्बीज जो कि पहले ही मर चुके हैं, उन सभी को मिलाकर एक कमाल का ज़ॉम्बी बनाए। यही है थ्रिलर पार्क की असली सच्चाई। पर मैं इसकी परवाह नहीं करता। मैं हूँ ब्रूक, एक प्यारा, सुंदर और होशियार स्केलेटन। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, प्लीज मुझ पर भरोसा करना। क्यों बे, हम तेरे ऊपर भरोसा क्यों करें? तू हमें छोड़कर भाग गया था। यहाँ पर हम गायरो और 2 अजीब से ज़ॉम्बीज को देखते हैं जो कि कहते हैं कि मास्टर, वो तीनों आ चुके हैं। और तभी ये तीनों अंदर आ जाते हैं। हॉगबैक, पिरोना और एप्सिलॉन, ये सभी गेको मोरिया के सामने आ जाते हैं। लूफी भी यहीं पर होता है, पिंजरे के अंदर कैद। अबे ओ मोटे से। अच्छा, तो ये है मंकी डी लूफी? हाँ जी सर, ये वही है। इसने गवर्नमेंट के साथ
लड़ाई की और एनीज लॉबी को पूरी तरह से तबाह कर दिया। लूफी तुम सच में कमाल के हो। तो आज से तुम मेरे लिए काम करने वाले हो, साथ ही हरे बाल वाला और ये अजीब से दिखने वाला भी। क्या पीले और हरे बाल वाला? और पीछे से नामी और उसप ये सब कुछ देख रहे थे। नामी, मुझे लगता है इसने सांजी और जोरो को भी पकड़ लिया है। क्या सांजी और जोरो को भी अब लूफी भी पकड़ा गया है? फिर ना वैसे उन तीनों का क्या हुआ? कौन तीनों? वो तीनों मुझे नहीं मिले। शुक्र है हम इसकी नजर में नहीं आए। और तभी कुमाशी कुछ कहने की कोशिश करता है और इस वक्त नामी, उसप और चॉपर कुमाशी के अंदर मौजूद हैं। पिरोनो सोमो, मैं आपको कुछ बताना चाहता था। मैंने कितनी बार कहा है अपना मुंह बंद रख लिया कर, मुझे तुम्हारी आवाज अच्छी नहीं लगती है। एक सेकंड, उसमें तो मेरी दुल्हन भी थी। अरे कदे हॉकबैक, तूने मेरी दुल्हन को उस बक्से में कैद कर दिया। सच कहूँ तो तुम्हारी शादी नहीं हो सकती है सलाम। सिंड्री चुप कर जा यार, ऐसे मत बोल। हालांकि ये सच है पर इसे बताओ मत यार। उसका छोड़ो मोटे, तुम्हारी खुद भी शादी नहीं होने वाली है। तुम बस एक बेकार से भद्दे से डॉक्टर हो और कुछ नहीं। सिंड्री ऐसा तो मत बोल यार, तूने मेरा दिल ही तोड़ दिया। और तभी पीछे से एक आवाज आती है और लूफी अपने दांतों से इस पिंजरे को काट देता है और यहाँ से भागने लगता है। पेरोना आगे बढ़ती है और अपने नेगेटिव हॉलो का यूज करके लूफी पर हमला कर देती है। पेरोना के पास भूतों को समन करने की स्पेशल पावर्स हैं और ये लड़की ऐसे भूतों का यूज करती है जो कि एनिमी को डिप्रेसिंग स्टेट में लेकर आ जाते हैं, जिसे देखकर लूफी समझ जाता है अरे ये तो वही है ना जिसने फ्रैंकी मुझे और जोरो को डिप्रेस कर दिया था। मैं इसमें फिर से नहीं फंसने वाला। पर लूफी इनकी चपेट में आ ही जाता है और बेचारा डिप्रेशन में चला जाता है। मैं चाहता हूँ कि बड़ा होकर एक कछुआ बनूं क्योंकि मेरे बस की कुछ नहीं है। कुछ देर बाद ये लूफी को पकड़ते हैं और लूफी के ऊपर रोशनी डालकर इसकी शैडो को काट देते हैं, जिसकी वजह से लूफी बेहोश हो जाता है। अबे 300 मिलियन वाला मेरे काम आएगा। मैं हूँ मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि आगे चलकर पायरेट्स का राजा बनेगा। दोस्तों, उसने लूफी को पकड़ लिया। पर उसने अभी किया क्या? क्या तुमने देखा? उसने लूफी की शैडो को बाहर निकाल दिया। कुमाशी ये सब कुछ सुन लेता है और पिरोना को बताने की कोशिश करने लगता है। पिरोनो, पागल वागल हो क्या कुमाशी? तुम्हें समझ नहीं आता? मुझे तुम्हारी आवाज नहीं पसंद यार। अपना मुंह बंद रखो, समझ गए ना? कुमाशी एक और बार इसे बताने की कोशिश करने लगता है पर फिर से ऐसा नहीं कर पाता। बहुत हो चुका है, तुम्हारी दिक्कत क्या है? मैंने कहा ना मुंह बंद करो अपना, चुप हो जाओ बिल्कुल। गेको मौर्य लूफी की शैडो को देख रहा होता है। अब यही शैडो मुझे पायरेट किंग बनाएगी। जी सर, आपने सही कहा। इस शैडो के साथ ये ज़ोंबी बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। शायद मेरा ज़ोंबीज़ का राजा बनने का समय आ चुका है। और मेरा उन सभी जानवरों की रानी बनने का समय आ चुका है। मैं उनसे अपना सारा काम करवाऊंगी। अबे पूरी की पूरी दुनिया ज़ोंबी से भर जाएगी और मैं हूँगा इन सभी का राजा। काश ये ताकत मेरे पास पहले ही आ जाती तो मैं उस काइडो से नहीं हारता। खैर चलो उसे जगाते हैं। जाकर उस फ्रीजर का दरवाजा खोल दो। वो थोड़े समय बाद ही मैं 900 की पावर का यूज करके बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगा। इन सभी को शिप में डाल दो और ध्यान रखना ये लोग मरने नहीं चाहिए। और स्पाइडर्स कहते हैं कि इन सभी ने मिलकर कैप्टन स्पाइडर को हरा दिया है, यानी कि टेररन को, जिसे सुनकर हॉकबैक डर जाता है। एप्सिलॉन, मैं जानता हूँ ये सब किसने किया है। ये पक्का उसी का काम है। मैं समझ गया, 5 साल पहले आया हुआ तलवार पास, यानी कि हिल्टन की रिपोर्ट बिल्कुल सही थी। और स्पाइडर बताता है कि बाहर मौजूद सभी ज़ोंबीज को भी उन्होंने मार दिया है। और यहाँ पर ब्रूक रॉबिन और फ्रैंकी को शिप के अंदर जाने के लिए कहता है। वो लोग ज्यादा से ज्यादा बस तुम्हारी शैडो को चुराएंगे और तुम्हें बाहर भेज देंगे। जैसे मुझे ही देख लो, मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ। पर एक सेकंड, मैं तो मर चुका हूँ। बकवास बंद कर। शैडो जाने के बाद तुम सही सलामत रहोगे, पर जिस समय तुम्हारी शैडो तुम्हारी बॉडी से अलग हो जाएगी उसके 2 दिनों तक तुम बेहोश रहोगे। पर शैडो लेने के बाद वो लोग उन्हें मार क्यों नहीं देते हैं? नहीं, वो लोग ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा जरूरी है कि जिसकी शैडो हो वो जिंदा रहे, क्योंकि अगर तुम शैडो वाले ओरिजिनल पर्सन को मार दोगे तो उसकी शैडो भी मर जाएगी, जिसकी वजह से उनके ज़ॉम्बीज भी मारे जाएंगे। अब मेरी बात सुनो, तुम दोनों यही रहो और अपने दोस्तों को जगाओ और याद रखना तुम्हारे पास अभी समय है, तुम उन सभी को बचा सकते हो। ये लो, इस चीज को अपने पास रखो। ये वही है जिसका यूज करके मैंने अभी ज़ॉम्बीज को हराया था। एक ज़ॉम्बी की असली कमजोरी ये है नमक। नमक के अंदर समुद्र की ताकत होती है। ये तुम्हारे काम आ सकता है। बस नमक उनके मुंह में डाल दो और तुम्हारा काम हो जाएगा। एक आखिरी सवाल, तुम्हें इतना कुछ कैसे पता है इस जगह के बारे में? हाँ, करीब 5 साल पहले मेरी शैडो निकालने के बाद उन सभी ने मुझे बाहर फेंक दिया था। किस्मत से उठने के बाद मुझे आइलैंड दोबारा से मिल गया। यहाँ आने के बाद मैं लड़ा, उसी ज़ॉम्बी के साथ लड़ा जिसके पास मेरी शैडो थी, पर मैं हार गया और कायरो की तरह वहाँ से भाग गया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं मर जाऊँ, ताकि एक दिन अपने साथी से किया हुआ वादा पूरा कर सकूं। इसलिए मैं कभी नहीं मरूंगा। खैर ये सब छोड़ो, अब मुझे जाना होगा। और यहाँ पर डॉक्टर हॉकबैक कहता है कि अच्छा नहीं हुआ, ब्रूक अकेला ही है जिसे इसकी ज़ॉम्बीज की कमजोरी के बारे में पता है। वो 5 साल पहले वाला तलवार पास दोबारा से आ चुका है। बताओ क्या किया जाए सर? जाकर उसे हरा दो। और ऐसा बोलकर मौर्य उस फ्रीजर की तरफ जाने लगता है और सभी लोग लूफी को उसकी शिप पर वापस लेकर जाने लगते हैं। और यहाँ पर हम ब्रूक को देखते हैं जिस पर काफी सारे ज़ॉम्बीज ने एक साथ हमला कर दिया, पर ब्रूक इन सभी को एक ही बार में हरा देता है, जिसकी वजह से इनकी शैडो भी बाहर आ जाती है। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं जहाँ पर र्यूमा ने ब्रूक को मारकर इसे हरा दिया था। चाहे कुछ भी हो जाए, पर मैं अपनी शैडो को वापस लेकर ही रहूंगा। यहाँ पर हम मौर्य को देखते हैं जो कि कहता है कि अब इंतजार खत्म हुआ। अब इस 500 साल पुराने शैतान को जगाने का समय आ चुका है। ऐसा माना जाता है कि ये ज़ॉम्बी अपने जमाने में बहुत ज्यादा ताकतवर था। मौर्य उस फ्रीजर का दरवाजा खोल देता है। नंबर 900, तुम्हें जगाने का समय आ चुका है। आओ और पायरेट्स का राजा बनने में मेरी मदद करो। नामी और उसाप ये देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं। अरे उसाप ये क्या है? और हम नंबर 900 को देखते हैं जो कि एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर था जिसे चेनों से बांध कर रखा होता है। इसके बाद मौर्य लूफी की शैडो को लेकर आगे बढ़ने लगता है। पर ये लूफी की शैडो के साथ करेगा क्या? मौर्य लूफी की शैडो को आगे करता है और बोलता है कि लूफी, मुझे ध्यान से देखो, मैं आपसे तुम्हारा नया मास्टर हूँ। मैं ही हूँ जो कि तुम्हें एक नई जिंदगी देने वाला है, ताकि तुम मेरे लिए काम कर सको और अब अपने पहले के सभी दोस्तों को भूल जाओ और मेरे नौकर बन जाओ। काश मैं ऐसे ही करके सिंड्री सन की यादें मिटा देता तो वो प्लेट से कभी नफरत नहीं करती। और काश मैं तुम्हारा मुंह फोड़ पाती मोटे से। अरे तुम तो गुस्सा हो गई, मुझे माफ कर देना सिंड्री। 500 सालों बाद आज तुम उठने वाले हो, वो भी इस कमाल की शैडो के साथ। गेको मौर्य लूफी की शैडो को ओर्स के अंदर डाल देता है।
ओर्स इसी मॉन्स्टर का नाम है। लूफी की शैडो ओर्स के अंदर चली जाती है। ओर्स की बॉडी हिलना शुरू कर देती है। सभी लोग ये देखकर बुरी तरह से डर जाते हैं। उसॉप की नाक से पानी की नदियां बहने लगती हैं। ओर्स अपनी आंखें खोल लेता है। 500 सालों के बाद ये शैतान फिर से जाग चुका है। सभी लोग बुरी तरह से डर जाते हैं और नामी, चॉपर और उसॉप कुमाशी से बाहर निकल जाते हैं और गेको मोरिया इन्हें देख लेता है। अरे नहीं नामी, इन्होंने हमें पकड़ लिया। अरे नहीं, पीछे देखो, वो बड़ा सा शैतान जाग चुका है। ओए कुमाशी, तूने हमें इनके बारे में बताया क्यों नहीं कुछ? मेरी दुल्हन, तुम यहाँ पर क्यों आई? तभी ओर्स एकदम से खड़ा हो जाता है और बोलता है, मैं भूखा हूँ, मुझे मीट चाहिए। नामी, उसॉप और चॉपर यहाँ से भागने लगते हैं। और सांची, मुझे खाना दो। पर एक सेकंड, ये सांची कौन है? दरअसल अभी ओर्स के अंदर लूफी की आत्मा है, जिसकी वजह से लूफी के कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर भी आ रहे हैं। भागते भागते उसॉप चॉपर और नामी से कहता है कि क्या तुमने देखा कि उसने लूफी की शैडो का यूज करके ओर्स को जिंदा कर दिया। चॉपर सुनकर डिसअपॉइंटेड हो जाता है कि डॉक्टर हॉगबैग ऐसा भी कुछ कर सकता था कभी। और उसॉप, क्या तुमने सुना? उसने कहा कि मुझे खाना चाहिए, जिसका मतलब है कि वो लूफी ही है, बस वो हमें जानता नहीं है। नामी, इसका मतलब है कि तुम उस दिन सही थी। वो पेंगुइन जिसने तुम्हें बचाया, उसके अंदर पक्का जरूर सांजी की शैडो होगी, क्योंकि उसने कहा था कि वो लड़कियों के ऊपर हाथ नहीं उठाता है। और वो सैमुराई जिसे हमने पहले देखा, जो कि कह रहा था कि काश मैं तुम्हारी पैंट कि काश मैं तुम्हें छू सकता, वो शैडो पक्का ब्रूक की ही होगी। हाँ उसॉप, तुम सच कह रहे हो। इस आइलैंड पर मौजूद हर एक मुर्दा चीज को उन लोगों ने ऐसे ही जिंदा किया होगा। वो पहले के लोगों को जिंदा नहीं करता, बल्कि उनमें नई शैडोज डाल देता है। मुझे माफ करना, डॉक्टर हॉगबैग कोई महान डॉक्टर नहीं है। एक अच्छा डॉक्टर तुम्हारी जान को बचाता है, ना कि किसी की शैडो चुराकर उसे अपना काम करवाएगा। ये सब छोड़ो, अभी हमें शिप पर जाना होगा। लूफी और सांजी भी वहीं पर मिलेंगे। और तभी कोई एकदम से चॉपर और उसॉप पर हमला कर देता है। ये दोनों जल जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। तभी नामी को कोई पीछे से पकड़ लेता है, जो कोई और नहीं बल्कि एप्सिलम है। अरे ओ ठरकी, दूर हो जा हमारी दोस्त से। माफ करना, पर ये औरत मेरी होती है। ये औरत मेरी वाइफ बनेगी आज ही के दिन। उसॉप एप्सिलम पर हमला कर देता है, पर गायब होकर एप्सिलम बच जाता है। तभी कुछ ज़ोंबीज पीछे से आ जाते हैं इन पर हमला करने के लिए। ये सारे ज़ोंबीज इन्हें घेर लेते हैं। उसॉप और चॉपर को पकड़ लेते हैं, पर कैसे भी करके ये लोग नीचे के रास्ते से निकल जाते हैं। ये सारे मिलकर दोबारा से इन्हें पकड़ लेते हैं। और तभी सामने की तरफ से किसी की आवाज आती है, जो कि थे फ्रैंकी और रॉबिन। इन लोगों ने कुछ ज़ोंबीज के मुंह में नमक डालकर उनकी शैडोज को बाहर निकाल दिया। चॉपर, उसॉप, क्या तुम दोनों ठीक हो? रॉबिन, फ्रैंकी, तुम्हारा शुक्रिया। इसके बाद हम ब्रूक को देखते हैं, जो कि कहीं पर जा रहा होता है और एक कमरे के अंदर आ जाता है, जिस कमरे में सैमुराई रियुमा होता है। और रियुमा के अंदर ही ब्रूक की शैडो है। तुम एक बार फिर से आ गए। 5 साल पहले मैंने तुम्हें हराया था, भूल गए क्या? तुम मेरी शैडो हो, इसलिए तुम्हें मेरे पास आना ही होगा। यहाँ पर हम उन सभी ज़ोंबीज को देखते हैं और फ्रैंकी और रॉबिन मिलकर कुछ ज़ोंबीज को हरा देते हैं। और ये ज़ोंबीज समझ जाते हैं कि इन्हें इनकी कमजोरी के बारे में पता चल चुका है, जो कि है नमक। ये सभी लोग शिप की तरफ जाने लगते हैं। और तभी रास्ते में उसको बताता है कि नामी को किसी ने पकड़ लिया है और वो बंदा नामी को अपनी वाइफ बनाना चाहता है। कोई बात नहीं, हम उसे बचा लेंगे। फ्रैंकी, वैसे तुमने उन ज़ोंबीज के साथ किया क्या था? मैंने उनकी शैडोज को उनकी शरीर में से अलग कर दिया। पर तुमने ये कैसे किया? और फ्रैंकी उसॉप और चॉपर को भी नमक दे देता है। नमक ही इन ज़ोंबीज की कमजोरी है। और यहाँ पर बहुत सारे ज़ोंबीज खाना लेकर ओट्स को देते हैं। और यहाँ पर पिरोना कुमाशी को डांट रही होती है कि इसने उन पायरेट्स के बारे में इसे बताया क्यों नहीं। पर समूह, मैंने आपको बताने की कोशिश की थी। मैंने कहा ना, चुप हो जाओ, मुझे तुम्हारी आवाज पसंद नहीं भाई। इसको बोले भी देती है, जी ना बोले तो डांटती भी है। और ओट्स गेको मोरिया से कहता है, गंदी शक्ल वाले, तुमने मुझे खाना दिया, पर अभी तक मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता। ये खाना बहुत बेकार था, पर इस खाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। ये सुनकर सारे ज़ोंबीज गुस्सा हो जाते हैं कि इनके मास्टर से ऐसे कैसे बात कर सकता है भाई। क्या तुम नहीं जानते, हमारे बॉस आगे चलकर किंग ऑफ पायरेट्स बनने वाले हैं। क्या कहा? पायरेट्स करना चाहा, वो मैं बनने वाला हूँ। अरे सर जी, हम तो मजाक कर रहे थे, प्लीज आप खाना खाइए। ओए गंदी शक्ल वाले, मुझे और खाना चाहिए। ज़ोंबी से और खाना दो। पर सर जी, सारा खाना खत्म हो चुका है, इसने सारा खाना खा लिया 2 महीने का। क्या इसने इतना सारा खाना खा लिया क्या? अब ये सारे ज़ोंबीज बेसमेंट में जाने लगते हैं और खाना लेने के लिए। पर बेसमेंट के अंदर एक नमक वाली मछली भी थी, और अगर ओट्स ने इसे खा लिया तो ये मर जाएगा। ये सुनकर सारे लोग टेंशन में आ जाते हैं। अरे जल्दी करो, उसे ढूंढो, कहाँ गई वो मछली? मुझे मिल गई, पक्का ये वही है। एक फिश, हाँ, इसे मुझे दो। ओट्स इसे खाने ही वाला होता है कि तभी ये लोग उसे रोक देते हैं उस फिश को खाने से। मेरे खाने से दूर हट जा। पर सर जी, हम चाहते हैं कि आप इस फिश को खाइए प्लीज। ओट्स इसे खा लेता है हाँ तुम ठीक हो। और तभी इनमें से एक ज़ोंबी उस नमक वाली मछली को खाने लगता है, जिसकी वजह से इस ज़ोंबी की शैडो बाहर निकल जाती है। और गेको मोरिया ओट्स से कहता है कि अब से मैं तुम्हारा नया मास्टर हूँ और आज से तुम मेरे लिए काम करोगे। क्या तुम्हारा नौकर? भूल जाओ, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। ये जगह जो भी है, मैं बाहर जाऊंगा। ओट्स दीवार को तोड़ देता है और बाहर चला जाता है। मैं ही हूँ जो आगे चलकर किंग ऑफ पायरेट्स बनेगा। यहाँ पर हम ब्रूक और उसकी शैडो को देखते हैं, यानी कि रियुमा को। और रियुमा बोलता है कि तुम उस दिन हारने के बाद दोबारा से वापस कैसे आ गए? तुमने उस दिन कहा था कि मुझे जाने दो, मैं यहाँ पर दोबारा कभी नहीं आऊंगा। ये सुनकर ब्रूक कहता है कि हाँ, तुमने सच कहा, मैंने ये कहा था, पर इस बार मैं तुम्हें हरा कर रहूंगा। उस टाइम मैं कमजोर था। इसके बाद हम 5 साल पहले का फ्लैशबैक देखते हैं। अरे ये देखो, ये मर गया। पर ये सब हुआ कैसे? लगता है इसने उसी नमक वाली फिश को खा लिया है। पीछे से ब्रूक ये सब कुछ सुन लेता है, जिससे कि इसे पता चल जाता है कि इन ज़ोंबीज की कमजोरी नमक होती है। इसके बाद ब्रूक हॉगबैग से मिलता है। जवाब दो, मेरी शैडो कहाँ पर है? अगर तुमने मुझे इसका जवाब नहीं दिया तो मैं सारे ज़ोंबीज को फिश खिला दूंगा। फिश खिला दोगे? पर उससे होगा क्या? ये अजीब है, फिश नहीं तो नमक। हाँ, नमक खिला दूंगा। क्या नमक? तुम्हें ये सब कैसे पता चला? तुम ये सब नहीं कर सकते। हाँ, मैं समझ गया, नमक ही है उन ज़ोंबीज की कमजोरी, है ना? और ब्रूक बाहर जाकर सभी ज़ोंबीज की शैडो को बाहर निकाल देता है। एक के बाद एक मारकर बहुत सारे ज़ोंबीज की शैडो चली जाती है। ये सारे ज़ोंबीज एप्सिलॉन के पास जाते हैं और बोलते हैं कि ब्रूक ने इनकी शैडो को बाहर निकाल दिया है। और इसके बाद ब्रूक अपने शैडो वाले ज़ोंबी से मिल ही जाता है। आखिर तुम मुझे मिल ही गए, तुम मेरी शैडो हो, है ना? मेरे पास वापस आ जाओ। रियुमा और ब्रूक एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। रियुमा ने ब्रूक पर हमला कर दिया और ब्रूक 1 सेकंड भी नहीं टिक पाया और नीचे गिर जाता है। मैं इसका सामना
सामना नहीं कर सकता, मुझे यहाँ से जाना होगा। रियुमा इसके सर के ऊपर तलवार रख देता है। मुझे माफ कर देना, तुम मेरी शेडो हो। तुम जानते हो ना इन बालों को उगाने में कितनी मेहनत लगती है। और रियुमा कहता है कि अब इसका मास्टर सिर्फ एक ही है, वो है गेको मोरिया। तुम बस एक मजाक के अलावा और कुछ नहीं हो। ब्रूक वापस से रियुमा पर हमला करने की कोशिश करता है, पर इस बार भी ब्रूक कुछ नहीं कर पाता। ठीक है, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो प्लीज, मुझे माफ करना, मैं दोबारा यहाँ पर कभी नहीं आऊंगा। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं और ब्रूक कहता है कि हाँ तुम सही हो, मैंने 5 साल पहले हार मान ली थी, पर इस बार मैं नहीं भागने वाला। मैंने पिछले 5 सालों तक तैयारी की ताकि जब ये आइलैंड मुझे दोबारा मिले मैं अपनी शेडो को वापस पा सकूं। यहाँ पर हम एप्सिलॉन को देखते हैं जो कि नामी को एक जगह पर लेकर आ चुका है। एप्सिलॉन सामा, हमने आपकी शादी की तैयारियां कर दी हैं। बहुत बढ़िया, अब इसके कपड़े बदलो और इसे नीचे लेकर आओ, मैं आज इससे शादी करूंगा। और इस तरफ फ्रैंकी उसाप और नामी शिप के पास आ जाते हैं। अरे यार बर्बाद हो गए, वो सारे ज़ॉम्बीज़ हमारा खाना लेकर चले गए। इसे छोड़ो, वो तीनों कहाँ पर गए? लूफी, ज़ोरो, सांजी, तुम कहाँ पर हो? एक सेकंड, क्योंकि अब उनके पास से शैडो नहीं है तो वो पक्का अंदर ही होंगे। पर तुम्हें ये कैसे पता, रॉबिन? जैसा कि ब्रूक ने हमें बताया था, अगर वो लोग सूरज की रोशनी में जाते हैं तो वो लोग मारे जाएंगे और उनका मरना इसका मतलब है कि ज़ॉम्बीज़ कभी मर जाना। रॉबिन ने सही कहा और ये सभी लोग इन सभी को ढूंढना शुरू कर देते हैं। ना ही ये लोग एक्वेरियम में थे, ना ही नीचे वाले रूम में। दोस्तों, मुझे वो लोग मिल गए, जल्दी इधर आओ। ये सभी लोग यहाँ पर आ जाते हैं और सांजी, लूफी और जोरो का हाल कुछ ऐसा हो जाता है। ये क्या हालत बना रखी है लोगों ने? अरे लूफी उठ जा यार। फ्रैंकी ने जगाने के लिए इन पर हमला कर देता है और इनके सर के ऊपर 3-3 बॉल्स उग जाती हैं, पर इसके बावजूद भी ये लोग नहीं उठते हैं। अगर ऐसा ही है तो अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, सभी लोग पीछे हट जाओ। रुक जाओ, ये कैप्टन उस पर छोड़ दो। अरे ये क्या सामने, ये तो एक सुंदर तलवारबाज है, वो भी बहुत सारे मीट के साथ। और सुनते ही ये तीनों उठ जाते हैं। सुंदर, क्या तुमने मीट कहा? उस सब क्या एक तलवारबाज? यहाँ पर हम नामी को देखते हैं और यहाँ पर एक ज़ॉम्बी नामी के लिए कपड़े निकालता है, एक ब्राइडल ड्रेस। मेरे ख्याल से ये सही रहेगा, पर इससे पहले कि मैं इसके कपड़े उतारूं, तुम दोनों पीछे हट जाओ। अरे बुड्ढे, तुझे क्या है? हमें भी देखने हैं भाई, अकेले अकेले मजे ले रहा है। तुम एप्सिलॉन के सामने ये सब कुछ नहीं कह सकते, क्यों है ना एप्सिलॉन? अरे ये क्या, ये भी यहीं पे था? अरे नहीं, इस बुड्ढे ने मुझे देख लिया और इसने भी। यहाँ से निकल, इससे पहले कि तुझे मार दूं। यहाँ पर हम लूफी को देखते हैं जो कि फ्रैंकी पर ही हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। साले गेको मोरिया, मेरी शैडो वापस कर दे। पागल हो गया क्या लूफी? ये मैं हूँ फ्रैंकी। फ्रैंकी इन सभी को सारी बातें बता देता है कि इनकी शैडो गायब हो चुकी है। गेको मोरिया ने इनकी शैडोज को चुरा लिया है और एक बड़े से मॉन्स्टर के अंदर लूफी की शैडो को डाल दिया है। और जोरो रियलाइज करता है कि इसकी शैडो जा चुकी है। अरे यार, मेरा खाना भी चला गया, मैं बिना खाने के नहीं रह सकता यार, मुझे मीट चाहिए। नामी सान कहाँ पर है? सांजी, हमने नामी को बचाने की कोशिश की पर हम उसे नहीं बचा पाए। तेरा मतलब क्या है? सब तुम उसे बचा नहीं पाए? माफ करना सांजी, मैंने कोशिश की थी यार, पर इससे पहले कि मैं उस पर हमला कर पाता वो नामी को लेकर गायब हो गया। मुझे उसका नाम बताओ, कौन है वो आदमी जिसने नामी को किडनैप किया? और उसॉप इन सभी को एप्सिलॉन के बारे में बता देता है कि उसने नामी को किडनैप किया है। और सांजी ये सुनकर आग बबूला हो जाता है। क्या कहा तूने? उसॉप वो नामी से शादी करेगा? इसकी इतनी हिम्मत, ये नहीं बचेगा। तो तुम्हारा मतलब है लूफी की शैडो एक बड़े से जायंट के अंदर है, हाँ? और सांजी की एक पेंगुइन के अंदर है। तो मेरी शैडो कहाँ गई? ओए जोरो, मैंने तुम्हारे जैसा दिखने वाला एक आदमी देखा था यार, उसने अपना नाम चिगोरो बताया था और उसकी शक्ल बिल्कुल तुम्हारी ही जैसी थी, बस उसने सैंडल्स पहने हुए थे। मैं समझ गया, इसका मतलब है हमें नामी को ढूंढना है, एक अजीब से दिखने वाले ज़ॉम्बी को, एक बड़ा सा जानवर और एक पेंगुइन। ठीक है, हमारी शैडो वापस आ जाएगी अगर हम उनके मुंह में नमक डाल देते हैं। पर तुम्हें ये सब कैसे पता? ये सब कुछ हमें ब्रूक ने बताया था और जाते हुए मैंने उससे एक सवाल पूछा था, वो स्केलेटन एक असली का मर्द निकला। इसके बाद हम थोड़ी देर पहले का फ्लैशबैक देखते हैं। माफ करना, मुझे अब यहाँ से जाना होगा। है सुनो मेरी बात, मेरी एक बात का जवाब दो प्लीज। तुम भी जानते हो जब लोग तुम्हें देखेंगे तो वो क्या कहेंगे, एक बोलने वाला स्केलेटन। ये कोई आम बात नहीं होगी, माफ करना, लेकिन हकीकत में कोई भी तुम्हारा दोस्त नहीं बनेगा। इसलिए अगर तुम्हारी शैडो तुम्हें वापस मिल भी जाती है फिर भी तुम्हारे कोई दोस्त नहीं बनेंगे। तुम्हारे जीने का क्या फायदा? तुमने बताया था कि तुम अकेले थे, तुम चाहते थे कि तुम मर जाओ। सच बताओ, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अब तक कब का मर चुका होता। आखिर इतने ज्यादा दुख के बाद भी तुम खुश कैसे हो? तुम चाहते हो कि तुम जियो, बस एक वादे को पूरा करने के लिए। मुझे बताओ, तुमने अपने साथी से क्या वादा किया था? तुम सच में बेवकूफ हो, लेकिन ठीक है, अगर तुम्हें सुनना ही है तो मैं तुम्हें बताऊंगा। बहुत समय पहले मैंने अपनी एक साथी को पीछे छोड़ दिया था। मैंने उससे वादा किया था कि एक बार उससे दोबारा से मिलूंगा। हमने 50 साल पहले उससे कहा था कि हम उससे दोबारा से मिलेंगे। हाँ, तो उसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं, हम थोड़ी देर आगे चलकर ही मर गए थे। क्या 50 साल? 50 साल? हाँ, तो शायद अब तक वो जिंदा नहीं होगा। बकवास करना बंद करो, तुम कौन होते हो ये कहने वाले? हाँ, अगर वो जिंदा हुआ तो तुम उसका दर्द समझ सकते हो। वो 50 सालों से मेरा इंतजार कर रहा होगा कि एक बार मैं दोबारा से उससे मिलने आऊंगा। वो सभी लोग पक्का जरूर आएंगे। मेरे दुख के सामने उसका दुख कुछ भी नहीं है। हमने जिससे दोबारा मिलने का वादा किया था वो कोई और नहीं, एक वेल है जिसका नाम है लबून। मैं नहीं चाहता था कि वो ग्रैंडलैंड जैसे एक खतरनाक सफर में हमारे साथ चले। 50 सालों से उसने हमारा इंतजार किया कि हम गाना गाते हुए उसके पास आएंगे। मैं नहीं जानता कि वो मुझे माफ करेगा या नहीं। और प्रेजेंट में लूफी ये सुनकर हैरान हो जाता है। क्या कहा? लबून? रिवर्स माउंटेन आर्क में हमने लबून को देखा था जिसमें कुछ पायरेट्स लबून को छोड़कर चले गए थे और 50 सालों से लबून उनका इंतजार कर रही थी। वो कोई और नहीं बल्कि ब्रूक और उसके साथी पायरेट्स थे। और ये सुनकर लूफी कहता है, मैं उस वेल को जानता हूँ फ्रैंकी। क्या सच में? पर तुम उससे मिले कब थे? रिवर्स माउंटेन में हमें एक बहुत बड़ी वेल मिली थी। ये कुछ महीने पहले की बात है फ्रैंकी। ग्रैंडलैंड में सफर के दौरान हम रिवर्स माउंटेन आर्क में गए थे। और गाइज, अगर आप लोग रिवर्स माउंटेन आर्क को भूल चुके हैं तो अभी आप इसे दोबारा से देख सकते हैं।
दो पहाड़ों के बीच एक जगह को देखते हैं जहाँ का पानी उल्टी दिशा में बह रहा था, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ, और इसे ही रिवर्स माउंटेन कहा जाता है। चारों समुद्र में ये रिवर्स माउंटेन प्रेजेंट है और यही इकलौता रास्ता है ग्रैंड लाइन तक जाने का। लेकिन अगर इसमें थोड़ी सी भी चूक हुई तो इनकी शिप कुछ ही सेकंड्स में तहस नहस हो जाएगी। गोइंग मैरी रेड लाइन से टकराने लगती है, लेकिन तभी लूफी शिप से बाहर कूदता है और खुद को फुलाकर शिप को रेड लाइन से टकराने से बचा लेता है और गोइंग मैरी रिवर्स माउंटेन में चली जाती है। शिप अपने आप ही ऊपर की तरफ जा रहा था। इस रिवर्स माउंटेन का वाटर फ्लो नीचे से ऊपर की तरफ था, जो कि किसी करिश्मे से कम नहीं। रेड लाइन के पहाड़ बहुत ही ज्यादा ऊंचे थे, यहाँ तक कि बादलों से भी ज्यादा ऊपर। और कुछ दिनों के सफर के बाद ये सभी लोग रिवर्स माउंटेन के टॉप पर पहुंच जाते हैं। शिप हवा में होती है और सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और इसके बाद शिप नीचे आती है और उसी इकलौते रास्ते की तरफ जाने लगती है जहाँ से हम ग्रैंड लाइन की तरफ जा सकते हैं। और तभी इनके सामने बहुत सारी फॉग आ जाती है। शिप फॉग के अंदर चली जाती है, लेकिन तभी जोरो को कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। क्या तुमने कुछ सुना? मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी अभी। अरे यार जोरो, तुम्हारा वहम होगा भाई, ग्रैंड लाइन पहुंचने की खुशी में लगता है पगला गए हो। लेकिन जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ते हैं, इन्हें अपने सामने एक काली परछाई नजर आती है और उसॉप अपने नए गॉगल्स का यूज करके सामने की तरफ देखता है। सामने एक पहाड़ है और जैसे ही धुंध हटती है तो हम देखते हैं कि सामने कोई पहाड़ नहीं बल्कि एक वेल होती है, जो कि बहुत ज्यादा बड़ी होती है। और ये अजीब आवाजें यही वेल ही निकाल रही थी। शिप की स्पीड बहुत ज्यादा तेज थी और अगर ऐसे ही चलता रहा तो गोइंग मैरी उस वेल से टकरा जाएगी। सभी लोग उस शिप के डायरेक्शन को चेंज करने की कोशिश करते हैं। नामी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और अपनी मौत को अपने सामने देखती है। लेकिन तभी वेल पर एक तोप से हमला होता है और ये हमला किसी और ने नहीं बल्कि लूफी ने किया होता है। और ये सभी लोग बुरी तरह से घबरा गए थे। उस कैनन के फायर करने की वजह से गोइंग मैरी के आगे वाला हिस्सा टूट जाता है, जिसे देखकर लूफी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। मेरी स्पेशल सीट! अरे यार शिट! सभी लोग उस शिप को मोड़ने की कोशिश करते हैं ताकि शिप वेल से ना टकरा जाए। लेकिन तभी लूफी इस वेल की आंख के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से इस वेल का ध्यान लूफी की तरफ चला जाता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई? मेरी स्पेशल सीट तोड़ दी तूने, आजा, हिम्मत है तो मेरे सामने आ। लेकिन और ये देखकर उसॉप और जोरो की आंखें बाहर आ जाती हैं और इसे लात मार कर दूर फेंक देते हैं। साले लूफी चुप कर जा, बेवकूफ कहीं के, मरवाएगा अभी तू। ये वेल अपना मुंह खोलती है और सभी लोग उस वेल के मुंह के अंदर चले जाते हैं। लूफी डिसबैलेंस होकर उस शिप से गिर जाता है, लेकिन फिर भी अपना हाथ स्ट्रेच करके उस वेल को पकड़ लेता है। ये वेल अपना मुंह बंद कर लेती है और अब ये सभी लोग उस वेल के मुंह के अंदर चले जाते हैं। ये देखकर लूफी पैनिक कर जाता है और इस वेल को मारने लगता है। निकाल मुझे बाहर निकाल। और लूफी देखता है कि इस वेल के ऊपर एक दरवाजा बना होता है और ये वेल पानी के अंदर चली जाती है। हम इन पांचों को देखते हैं जो कि इस वक्त अभी वेल के मुंह के अंदर आ चुके हैं। हम देखते हैं कि ऊपर नॉर्मल आसमान होता है और सामने एक छोटा सा घर बना हुआ था, लेकिन तभी इन पर एक सी मॉन्स्टर का हमला होता है। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं। लेकिन तभी इस घर के अंदर से 3 क्रॉस बोस बाहर निकलते हैं और इस सी मॉन्स्टर के जाकर लगते हैं और सी मॉन्स्टर वहीं पर घायल हो जाता है। और हम देखते हैं कि इस घर के अंदर से एक खतरनाक से दिखने वाला आदमी बाहर निकलता है। सबकी निगाहें उस बंदे की तरफ थी और इस बंदे ने इस बड़ी सी मॉन्स्टर को अकेले ही मार गिराया है। ये तिरछी नजरों से सांजी को दिखता है, सांजी उसे दिखता है। ये दोनों एक दूसरे को घूरने लगते हैं। इस बूढ़े आदमी की आंखों में बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। ऐसा लग रहा होता है कि जैसे ये सांजी को अभी जान से मार ही डालेगा, पर ये बंदा कुछ नहीं करता और सामने कुर्सी पर बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ने लगता है। भाई वेल के मुंह में न्यूज़पेपर क्या कर रहा है? सांजी ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। साले ये क्या बात हुई, कुछ तो बोले, अगर तुझे लड़ना है तो हम लोग तैयार हैं। ये बंदा उसॉप को देखता है और इसकी आंखों में फिर से गुस्सा भर जाता है। अच्छा होगा कि अगर तुम इसके बारे में सोचो भी मत, वरना तुम मारे जाओगे। इसका गुस्सा देखकर उसॉप और नामी बुरी तरह से डर जाते हैं और एक दूसरे को पकड़ लेते हैं। कौन मरने वाला है? मैं मरने वाला हूँ। तू साले, तेरा मजाक ज्यादा नहीं हो रहा है? सांजी शांत हो जाओ, मैं इससे बात करता हूँ। ओए बूढ़े आदमी, हम लोग कहाँ पर हैं और तू कौन है? मेरा नाम क्रॉकस है, 71 सालों का एक नौजवान बुढ़ा और मेरा ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव है। जोरो को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। भाई इसे काट दो क्या मैं? है इसका ज्यादा नहीं हो रहा अब? तुम लोग पूछ रहे थे ना कि तुम अभी कहाँ पर हो? तुम लोग अभी एक वेल के पेट के अंदर हो। अबे ओ चुप कर जा, ठीक है ना? हम एक वेल के पेट के अंदर कैसे हो सकते हैं? कुछ भी बोल रहा है तू। ये सुनकर क्रॉकस इसे कहता है, अगर तुम्हें यहाँ से बाहर जाना है तो उस दरवाजे से यहाँ से बाहर जा सकते हो। एक सेकंड रुको, इस वेल के पेट के अंदर एक एग्जिट का दरवाजा क्या कर रहा है? ये बहुत ही अजीब है। उस सब आसमान की तरफ देखता है। ये असली आसमान नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे इसको किसी ने पेंट किया है। तभी पानी के अंदर बहुत तेज लहरें आने लगती हैं और ये देखकर क्रॉकस बोलता है, तो ये शुरू हो गया। लबून रेड लैंड पर अपना सर मार रहा है और हम देखते हैं कि ये वेल अपना सर पहाड़ों से टकरा रही होती है और इस सी वेल का नाम है लबून। और इस तरफ हम लूफी को देखते हैं। ये बंदा पता नहीं अभी कहाँ पर है, पर ये सेफ है और कहीं पर गिरे जा रहा था। और तभी हम 2 बंदों को देखते हैं जो कि बहुत अजीब से लग रहे थे। लड़की का नाम था मिस वेडनेसडे और इस लड़की का नाम था मिस्टर 9। ये दोनों भी इस वेल के पेट के अंदर होते हैं और ये दोनों लबून को अंदर से मारना चाहते थे। लबून को शूट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लूफी बहुत तेजी से इनकी तरफ आगे बढ़ रहा था, जिसे देखकर इन दोनों की फट जाती है और इन दोनों से टकरा जाता है और ये दोनों इस वेल के पेट वाले पार्ट के अंदर चले जाते हैं। और क्रॉकस एक जगह पर जाकर उस वेल को एक बड़ा सा इंजेक्शन लगा देता है, जिसकी वजह से ये वेल बिल्कुल शांत हो जाती है। और इस तरफ जोरो लूफी और उन दोनों बंदों को बचा लेता है और लूफी इन दोनों को बांध देता है। और क्रॉकस बताता है, ये दोनों इस वेल के पीछे बहुत सालों से पड़े हैं। अगर इन्होंने उस वेल को मार दिया तो 1-2 सालों तक इन्हें खाने की कोई टेंशन नहीं होगी। लबून इस दुनिया की सबसे बड़ी वेल है, इसे आइलैंड वेल भी कहा जाता है और ये हमेशा अपना सर रेड लाइन
से मारता रहता है और ऐसा करने के पीछे एक वजह है। लबून एक ऐसी वेल है जिसके अंदर इंसानों की तरह एक दिल है और इंतजार कर रहा है अपने उन्हीं पायरेट्स का जिन लोगों ने इससे मिलने का वादा किया था पिछले 50 सालों से। अब इसके बाद हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं। एक दिन क्रॉकस लाइट हाउस के बाहर अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा था और तभी कुछ पायरेट्स यहाँ पर आ जाते हैं और उन्हीं के साथ लबून भी यहाँ पर आई थी। उस वक्त ये वेल बहुत छोटी हुआ करती थी और ये पायरेट्स लबून के साथ सफर किया करते थे, लेकिन एक दिन इन पायरेट्स ने इस वेल को वेस्ट ब्लू के अंदर छोड़ दिया क्योंकि इन्हें पता था कि ग्रैंड लाइन खतरों से भरा हुआ है। ये सभी पायरेट्स ग्रैंड लाइन की तरफ जा रहे होते हैं। इन पायरेट्स की शिप टूटी हुई थी और ये सभी लोग यहाँ पर कुछ महीनों के लिए रुक जाते हैं और तब तक क्रॉकस, लबून और ये सभी पायरेट्स अच्छे दोस्त बन जाते हैं। हम देखते हैं कि इन पायरेट्स और लबून की दोस्ती बहुत गहरी थी, लेकिन समय गुजरता है और इन पायरेट्स की शिप पूरी तरह से तैयार हो जाती है अपने सफर पर जाने के लिए और इन पायरेट्स का यहाँ से जाने का समय आ जाता है। इनका लीडर क्रॉकस से बात करता है। हे क्रॉकस, क्या तुम प्लीज लबून का ख्याल रख सकते हो 2-3 सालों के लिए? तब तक हम लोग ग्रैंड लाइन से वापस आ जाएंगे। हे लबून, मेरी बात सुनो, हम लोग ग्रैंड लाइन में जा रहे हैं। वहाँ का सफर बहुत मुश्किल है मेरे दोस्त, वो जगह बहुत खतरनाक है और इसीलिए दोस्त हम तुम्हें अपने साथ लेकर नहीं जा सकते। लेकिन तुम फिक्र मत करो दोस्त, हम बहुत ही जल्द वापस आकर तुमसे मिलेंगे और तब तक तुम अपना ख्याल रखना दोस्त। और ऐसा बोलकर ये सभी पायरेट्स यहाँ से चले जाते हैं। हम बहुत ही जल्द तुम्हें लेने वापस आएंगे, अपना ख्याल रखना। और फाइनली ये सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं। इस बात को 50 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी वो लोग वापस नहीं आए। लबून की आंखों में अभी भी उम्मीद की एक किरण है कि वो लोग वापस आएंगे और अभी तक उनके आने का इंतजार कर रही है। क्रॉकस बाहर का गेट खोलता है और ये सभी लोग लबून के पेट से बाहर आ जाते हैं। ये रहा असली का आसमान। और ये सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं कि वो पायरेट्स अभी तक लबून को लेने क्यों नहीं आए। पागल मत बनो, वो लोग मर चुके होंगे अब तक तो। और क्रॉकस कहता है, सच्चाई कुछ और है बच्चों, मुझे पता चला था कि वो सभी लोग ग्रैंड लाइन से बाहर आ चुके हैं। अगर वो लोग जिंदा भी हैं, तब भी वो लोग दोबारा कभी वापस नहीं आएंगे। उन लोगों के अंदर ग्रैंड लाइन का डर बैठ चुका है। क्या आपने इस बात को कभी लगून को बताने की कोशिश नहीं करी? मैंने इसे बहुत बार समझाने की कोशिश की, लेकिन ये मेरी बात को नहीं समझ पाता। इसे आज भी लगता है कि इसके दोस्त इसे लेने आएंगे। रिवर्स माउंटेन के सामने चिल्लाती है इस उम्मीद में कि किसी दिन इसकी आवाज वहाँ पर पहुँचेगी और ये पायरेट्स इसे लेने वापस आएंगे। लूफी बाहर जाता है, लबून के ऊपर कूदता है और शिप का एक टुकड़ा उसकी चोट के अंदर घुसा देता है, जिसकी वजह से लबून की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लबून दर्द से चिल्लाने लगती है। सभी लोग ये देखकर पागल हो जाते हैं। साले लूफी, क्या कर रहा है ये तू? तुमने दोबारा ऐसा क्यों किया लूफी? भाई मेंटल केस है लूफी। लबून के मन के अंदर एक बैरियर बन चुका है और उसे लगता है कि शायद जो रेड माउंटेन है, ये माउंटेन ही इसके दोस्तों को यहाँ पर आने से रोक रहा है। इसलिए इस रेड लाइन माउंटेन को तोड़ने के लिए अपना सिर उस पर बार बार मारती है और इसकी वजह से इसके सर पर बहुत सारे मार्क्स भी आ चुके हैं। लबून की स्टोरी सुनने के बाद लूफी के मन में लबून के लिए हमदर्दी जग जाती है और लबून के साथ फाइट करने लगता है। स्टार्टिंग में लग रहा होता है कि लूफी पगला गया है, ये इस वेल के साथ क्यों लड़ रहा है, पर एंड ऑफ द डे हमें लूफी की इंटेंशंस के बारे में पता चलता है। बैटल के बीच में लूफी अचानक से रुकता है और लबून से कहता है, तुम बहुत स्ट्रांग हो और मैं भी। हमारी ये बैटल काफी देर तक चलने वाली है लबून, पर मेरे पास अभी इतना समय नहीं, तुम मेरा इंतजार करना। उन पायरेट्स का तो पता नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगा लबून, और अब से उन पायरेट्स की जगह मैं तुम्हारा राइवल हूँ और अब से तुम मेरे आने का इंतजार करोगे। मेरा इंतजार करना लबून, और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं जरूर आऊंगा। और इस तरह से लबून के मन में जो बैरियर था कि इसके पायरेट दोस्त इससे मिलने के लिए आएंगे, वो शिफ्ट होकर लूफी के ऊपर आ जाता है। और ये लबून जो कि अपने दोस्तों के आने का इंतजार कर रही थी, जो कि शायद ऑलरेडी मर भी चुके हैं, अब इसका ध्यान लूफी के ऊपर डाइवर्ट हो जाता है और लूफी इसके सर के ऊपर अपना सिंबल भी बना देता है। इस सिंबल को कभी मत मिटाना लबून, ये तुम्हें हमेशा हमारे प्रॉमिस के बारे में याद दिलाएगा। दरअसल लूफी ने ऐसा इसलिए किया ताकि दोबारा से अपना सर रेड लाइन माउंटेन के ऊपर ना मारे। और इसी तरह से लूफी लबून के दोनों बैरियर माइंडसेट्स को हटा देता है और लबून को बाय बाय कहकर सभी लोग निकल जाते हैं विस्की पीस आइलैंड की तरफ। सभी लोग वहाँ पर जाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और सभी के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल होती है। और इन सभी को जाता हुआ देखकर क्रॉकस अपने मन में सोचता है, क्या ये लोग वही पायरेट्स हैं जिनका इंतजार हम बहुत सालों से कर रहे थे? तुम इसके बारे में क्या सोचते हो रॉजर? इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट स्टोरी लाइन में आ जाते हैं। लूफी ने उस समय पर लबून को अपना सर रेड लाइन में मारने से रोक दिया और वादा किया कि हम फिर से मिलेंगे। यहाँ पर हम ब्रूक और र्यूमा को देखते हैं जो कि आपस में फाइट कर रहे थे। र्यूमा ब्रूक पर बहुत तेजी से हमला करके इसे पीछे फेंक देता है और एक दूसरे पर तलवारों से हमला करते हैं। और लड़ते वक्त ब्रूक अपने मन में सोचता है कि लबून, क्या मैं तुम्हें याद हूँ? तुम्हारे बारे में सोचते ही मैं भावुक हो जाता हूँ, पर एक सेकंड, मेरे पास दिल तो है ही नहीं। हम सभी लोग ग्रहलैंड में जाकर मर गए, कोई नहीं बचा, सिर्फ मेरे अलावा। हमारे सारे दोस्त मर चुके हैं लबून, पर क्या तुम मुझे माफ कर पाओगी? मैंने अपना सब कुछ खो दिया, अपने दोस्त, अपना शरीर और अपनी शैडो भी। जब हम लोग दोबारा से मिलेंगे तो क्या तुम मुझे पहचान लोगी? मेरे पास मेरे बालों के अलावा और कुछ नहीं बचा है, पर मैं वादा करता हूँ कि मैं तुमसे दोबारा से मिलूंगा। प्लीज थोड़ी देर और इंतजार करना मेरा उसी आइलैंड पर। और यहाँ पर फ्रैंक ये सारी दास्तां सुनकर रोना शुरू कर देता है। अरे पाजी, कितना बुरा हो गया। उस स्केलेटन और वेल मेनू पसंद आई। तो ठीक है, फैसला हो चुका है। अगर लबून और ब्रूक दोस्त हैं, तो हम ब्रूक को हमारे क्रू में शामिल करेंगे। हाँ, मैं भी चाहता हूँ कि लबून को एक बार दोबारा से मिलूं। मैं चाहता हूँ वो स्केलेटन हमारे साथ चले पाजी। तो ठीक है, ये तय रहा। पर वो आदमी नामी के साथ शादी नहीं कर सकता है। और अब इसके बाद सभी लोग तैयार हो जाते हैं नामी और इन सभी की शैडोज को वापस लाने के लिए। बहुत बढ़िया दोस्तों, तुम उन्हें हरा सकते हो। अबे उस चुप कर जा, तुझे हमारे साथ चलना है। और टू बी कंटिन्यूड लिखा आ चुका है, हट जा यहाँ से। और इस सीरीज का 31st पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज, यही थी आज की वीडियो। तो गाइज, आज की वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। और इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 18 के लाइक्स। तो ठीक है गाइज, और मिलते हैं अगली वीडियो में।